और 41 में उन्होंने ICS किया, जिसको आजकल हम लोग IAS कहते हैं। बहुत प्रतिष्ठित सेवा मानी जाती है। और उनका इतना बड़ा योगदान है कि आप जाइएगा वैशाली की जो खुदाई हुई, अगर आप जाइएगा कोल्हुआ वगैरह, वैशाली महोत्सव की शुरुआत उन्होंने की। और जब पहली बार जिसको लोग आकाशवाणी कहते हैं, ऑल इंडिया रेडियो के जो डायरेक्टर, उसको आकाशवाणी नाम उनका दिया। और जब दूरदर्शन के निदेशक बने तो पूरे हिंदी क्षेत्र के साहित्यकारों को सबको जोड़ा उन्होंने दूरदर्शन से। बल्कि कमलेश्वर जी ने अपने संस्मरण में लिखा भी कि उनको गिरिजा प्रसाद माथुर ने उसे मिलवाया इलाहाबाद में कि ये बच्चा बहुत होनहार है। तो उन्होंने कहा कि तुम आओ दिल्ली, तुमको नौकरी दे देंगे। कहा कि उतना पैसा नहीं है कि दिल्ली में रह सके। तो उन्होंने खुद उनको इलाहाबाद में नौकरी दे दी, उसके बाद वहाँ ट्रांसफ़र करा गया। तो बहुत ही विराट योगदान था। और खास करके बिहार में, क्योंकि बिहार के वो शिक्षा सचिव थे और बिहार के नाटकों से उनका बहुत गहरा जुड़ाव था, लोक नाटकों से। और भिखारी ठाकुर जो आज पहचान है, उनको पहली उपाधि जगदीश चंद्र माथुर ने भरत मुनि के वंशज करते, भरत मुनि से, जिनको कि नाट्यशास्त्र जिन्होंने रचा। और नाट्यशास्त्र बहुत जबरदस्त कृति मानी जाती है। किसी को भरत मुनि का वंशज करना बहुत बड़ी उपाधि। नाट्यशास्त्र को पंचम वेद कहा जाता है, वेद की उपाधि। रामायण को वेद भारत में नहीं माना जाता, महाभारत वेद की प्रतिष्ठा नहीं है, लेकिन नाट्यशास्त्र को वेद की उपाधि। ये एक बहुत बड़ा उनका योगदान है। ये जो नाटक है कोणार्क, इसके अलावा उनका शारदिया है नाटक, कई नाटक है, रीढ़ की हड्डी है और भी कई। ये नाटक आप देखेंगे कि 46 में उन्होंने लिखना शुरू किया, 51 में पूरा। और हिंदी में अगर जो हम लोग का विषय है कलाकार और सत्ता के अंदर संबंधों को, तो 3 नाटक हम लोग को जरूर पढ़ना चाहिए। एक तो ये कोणार्क, दूसरा एक इनका मोहन राकेश का है आषाढ़ का एक, और एक तीसरा भीष्म साहनी का हानुश। तीनों का आप कालखंड देखेंगे तो ये नेहरू युग के प्रभामंडल में, जब नेहरू का जब पूरा अपने उरूज पर थे, ऊंचाई पर थे, उत्कर्ष पर थे, नेहरू के प्रति जब संशय होने लगा भारत में, इस वक्त का नाटक है आषाढ़ का एक। और आपातकाल के बाद नाटक है भीष्म साहनी का। जब एक तरह से पूरी नेहरू से मूव के बाद काफ़ी चीज़ें आगे चली जाती। कोणार्क आप लोग कोई गया है? कोणार्क मैं गया। और कोई? कोणार्क सूर्य मंदिर, और जहाँ सूर्य मंदिर का अर्घ लगा, जैसे यहाँ भी एक गांव है बीटपाड़ के पास पंडाल, जानते नाम सुने हैं? उसका नाम पुण्यार। ऐसे छठ होता है हम लोग की तरफ विक्रम के आसपास से कुलार अर्घ। तो ऐसे कई सूर्य, तो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है बहुत मशहूर माना जाता है। और ये 12वीं-13वीं शताब्दी में कहा जाता है कि गंग वंश के राजा थे नरसिंह देव, उनका कार्यकाल लगभग 1238 से 1264, 26 साल। उससे कई उड़ीसा में लगभग 7वीं शताब्दी से ही 12वीं शताब्दी तक एक से एक मंदिर निर्माण में, जैसे जगन्नाथ का है, फिर उसी जगह का बहुत मशहूर। ये जो मंदिर है कोणार्क, ये समुद्र तट के लगभग पूरी से लगभग 30-35 किलोमीटर दूर, लगभग समुद्र के किनारे पर। और इसके बारे में किंवदंती रही है, उसी को आधार बना के उन्होंने इस नाटक की रचना की। और वो किंवदंती ये थी कि शायद ये जब मंदिर बनेगा तो हवा में ये उड़ जाए, इस तरह का। और इसके लिए मंदिर निर्माण की जो भी नवीनतम उपकरण तकनीक थी, इसमें लगाया गया था। और इसका जो ये जो नाटक है इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि इसको जो उसका मुख्य शिल्पी है, प्रधान शिल्पी विशु प्रमुख पात्र है, वो इसको अपनी पूरा अनुभव, ज्ञान, पूरी साधना इसमें लगा देता है। और ये कोशिश करता है कि एक
ऐसी मूर्ति बने, ये ऐसा मंदिर बने जिसका अब तक कोई दूसरा मुकाबला नहीं था, जिसकी कोई दूसरा कोई उदाहरण नहीं था। कोणार्क जब नाटक आता है तो 51 में, उसके पहले हिंदी नाटक की बहुत खराब हालत। आप देखिए कि 50 से 70 के बीच जितने अच्छे हिंदी नाटक लिखे गए, उसके पहले आपको हिंदी नाटक लगभग जैसे जयशंकर प्रसाद के नाटक हैं, लेकिन हिंदी में एक ऐसा हो गया कि जयशंकर प्रसाद के नाटक खेले ही जाने लायक। तो कर्नाटक में रंगकर्मी थे बीवी कारण, उन्होंने खेलने की कोशिश की। ऐसे ही रविन्द्रनाथ टैगोर के नाटकों के बारे में एक ज़माने में था कि वो मंचन की योग्य नहीं है, क्योंकि नाटक के व्याकरण के दृष्टिकोण से नहीं लिखे गए। तो लेकिन बंगाल के एक महान रंगकर्मी हुए और बहुत बड़े, भारत में तक इतने बड़े अभिनेता माने जाते हैं, महानतम अभिनेता में से शंभू मित्र, उन्होंने उनके नाटकों को जब बंगला में किया तो अद्भुत बात कहते थे कि नाटक के क्राफ्ट की जितनी अच्छी समझ भारत में रविन्द्रनाथ टैगोर को थी उतनी किसी को नहीं थी, लेकिन तो उनका था कि कहने का एक नया तरीका था, उसको उन्होंने पकड़ा। तो जयशंकर प्रसाद के नाटक लगभग खेले नहीं जाते। इनका सबसे बड़ा योगदान था कोणार्क में कि इसने पूरे नाटक की पूरी परिपाटी को बदल दिया। आप इसे देखिएगा कि उसके पहले भारत में ये सब बातें इसलिए मैं बता रहा हूँ कि थोड़ा सा इसकी पृष्ठभूमि को, क्यों ये नाटक कितना महत्वपूर्ण बन गया ये समझना। पारसी थिएटर का बहुत बड़ा योगदान, लेकिन पारसी थिएटर मेलोड्रामेटिक था, फड़क के कुछ बहुत अंदाज में बात कर, लेकिन हिंदी सिनेमा ने जो यथार्थवादी आया तो उसने पारसी थिएटर को समाप्त किया। ठीक वैसे ही जैसे प्रेमचंद जो साहित्य में आया तो चंद्रकांता संतति लिखने वाले, क्या नाम था, देवकी नंदन खत्री, उनकी तिलस्मी और अय्यारी का साहित्य को लगभग ढा और एक यथार्थवादी नाटक का ये कहानियों का साहित्य का बोल। ऐसी स्थिति में ये जो नाटक है जो आप देख रहे हैं कि लगभग 12वीं शताब्दी का नाटक, ये जब मेरे पास इसकी बहुत पुरानी प्रति थी, 2 आना इसका लगभग दाम था, और उसके सुमित्रा नंदन पंत ने इसकी ये लिखा था, इसकी भूमिका लिखी थी। तो उसमें क्या कहते हैं सुमित्रा नंदन पंत, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, उसका क्या महत्व था उसको आप देखिएगा तो थोड़ा समझने की। उन्होंने कहा कोणार्क के बारे में कि कोणार्क जगदीश चंद्र माथुर की अत्यंत सफल कृति है। हिंदी में नाट्य कला की ऐसी सर्वांगीण दृष्टि मुझे अन्यत्र देखने को नहीं मिली। इसमें प्राचीन नवीन नाट्य कला का अत्यंत मनोरम सामंजस्य, विषय निर्वाचन, कथा वस्तु, क्रम विकास, संवाद, ध्वनि, मितव्ययिता, सभी दृष्टियों से कोणार्क अद्भुत सुथरी संतुलित कलाकृति। छोटे छोटे 3 अंकों के भीतर एक विराट युग के जीवन का स्पंदन, कंपन कागज में सागर की तरह छलक रहा है। इस सुमित्रा नंदन पंत इसके ज्ञान को सबसे दिलचस्प है जगदीश चंद्र माथुर की भूमिका। वो भूमिका में लिखते हैं एक ऐसी बात, नाटक तो है तो इतिहास को विषय बनाता है, 700 साल पुरानी चीज, लेकिन उन्हें आगाह करते हैं दर्शकों को, हो सकता है, संभव है कि मेरा ये नाटक आधुनिक युग के प्रगतिवादी प्रतिध्वनि की मान के इसको दुत्कार न दिया जाए। अब दिलचस्प बात है कि भाई 700 पहले का नाटक और इसमें आज का प्रगतिवादी प्रतिध्वनि कैसे ये अभिव्यक्त होता है। इसको उन्होंने जो नायक बनाया वो देखिएगा, इस पर हम लोग थोड़ी बाद में आएंगे, थोड़ी देर बाद में, किस प्रभाव में ये नाटक लिखा गया। इसका नायक जो है धर्मपद, एक तो विशु, 7-8 पात्र है, विशु है, धर्मपद है, राजा नरसिंहदेव एक पात्र है, हाँ सोमदत्त, इसके बाद मुकुंद एक पात्र है, प्रौढ़शील भी है, राजा का जो मंत्री है महामात्य चालुक राज, ऐसे ही एक राजीव करके पात्र है, शैवालिक है, दूत करके दूत है वो पात्र है, ऐसे ही एक 2 और पात्र। तो इसमें जो पात्र गढ़ा एक सर्वहारा का नायक। और आप देखिए कि नाटक का प्रारंभ होता है कि एक मंदिर लगभग पूरा बन चुका है, लेकिन मंदिर का जो ये जो शिल्पी है विशु, राजा का प्रधान शिल्पी माना जाता है,
लेकिन शिखर नहीं बना पाया। और शिखर में उसको उलझन है कि तमाम कोशिशों अनुभव के बाद में वो शिखर नहीं बना। शिखर पर पत्थर रखे जाते हैं, वो गिर जाता। ये उलझन जो है इसको कैसे इसको सुलझाया जाए। इसको एक 18 साल का एक नौजवान शिल्पी है, जिसको कि मूर्ति कला के या मंदिर निर्माण के नियमों से, जो नागर शैली, द्राविड़ या बेशक शैली मानी जाती है मंदिरों के निर्माण की, जब कला में जाएंगे तो उससे अपरिचित है। लेकिन वो निर्निमेष रूप से उस मंदिर को हमेशा देखता है और जूझता है। तो एक दिन उसको प्रधान शिल्पी के पास उसको बुलाया जाता है, और बुलाया जाता है तो ये नाटक में पहला जो अंक है, 3 अंकों का ये नाटक है। और इसमें आप देखिए कि इसमें स्त्री पात्र नहीं, विचित्र है। नाटक में स्त्री न हो, फिल्मों में मतलब नायिका न हो तो कैसा लगे। तो इसमें स्त्री नहीं, लेकिन स्त्री की 2 जगह चर्चा है। चंद्रलेखा और चंद्रलेखा बाद ये पुकारता है उसको। वो एक आदिवासी लड़की है, तो उसका ये इसमें वो जब भेंट होती है, उसकी मुलाकात होती है, तो इसका दृश्य बहुत अच्छा है। मैं उसको सुनाता हूँ, शायद उसको ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा। विशु उसको कहता है, छोटा सा डायलॉग है, तो इस नाटक का तनाव कहाँ से खड़ा होता है वो आपको समझ में आएगा। विशु कहता है, तुम सुना है तुम आशु शिल्पी हो, इस छोटी आयु में तुम्हें किस गुरु ने दीक्षा दी? धर्मपद कहता है, किसी ने नहीं आचार्य, मैं शिल्पी बना क्योंकि मुझे जीवित रहना था। कला तुम्हारा जीवन है, यही ना? धर्मपद कहता है, कला मेरे जीवन का साधन है, मैं उससे पेट भरता हूँ, भरण पोषण करता हूँ। अब विश्व यह महत्वपूर्ण डायलॉग बोलता है, ध्यान से सुनिए। वो तो सारे जीवन का प्रतिबिंब है। देखो हमारे कोणार्क देवालय को आंखें भर कर देखो, वह मंदिर नहीं, सारे जीवन की गति का रूपक है। हमने जो मूर्तियां इसके स्तंभों, इसकी पीठ और अधिष्ठान में अंकित की है, उन्हें ध्यान से देखो। देखते हो, उनमें मनुष्य के सारे कर्म, उनकी सारी वासनाएं, मनोरंजन और मुद्राएं चित्रित हैं। यही तो जीवन है। आप लोग जो कोणार्क मंदिर गए होंगे तो देखे होंगे, मुझे भी एक बार जाने का मौका मिला है कि मंदिर में ऊपर में युगल प्रणयरत जोड़ों की बहुत असंख्य तस्वीरें हैं, बहुत सारी इरोटिक सीन्स हैं, जो आप देखिएगा तो आपको बहुत ही अश्लील लगेगा कि कैसे मंदिर जैसी इतनी पवित्र जगह में इस सब चीज़ों को लाया गया। तो वही वो बोल रहा है कि उसकी सारी वासनाएं, मनोरंजन और मुद्राएं चित्रित है, यही तो जीवन है। तब नायक बोलता है, क्षमा करे आचार्य, श्रृंगार मूर्तियों को देखते देखते मैं अघा गया। तब कहता है कि अरे अभी से तुम नौजवान हो, किसी रमणी के सामने यह बात ना कह देना, नहीं तो तुम्हें अविवाहित रहना पड़ेगा। तब विष्णु में बहुत महत्वपूर्ण डायलॉग होता है, तो तुम उन लोगों में से हो जो इन प्रणय मूर्तियों में अश्लीलता देखते हैं, जीवन का आदि और उत्कर्ष नहीं। और अगला जो डायलॉग होता है धर्मपद, यही नाटक का एक टोन को सेट करता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कहता है कि क्या जीवन का आदि और उत्कर्ष तुम नहीं देखते? तो बोलता है, जीवन के आदि और उत्कर्ष के बीच एक और सीढ़ी है, जीवन का संघर्ष। अपराध क्षमा हो आचार्य, आपकी कला उस संघर्ष को भूल गई। जब मैं मूर्तियों में बंधे रसिक जोड़ों को देखता हूँ तो मुझे याद आती है पसीने में नहाते हुए किसानों की, कोसों तक धारा के विरुद्ध नौका को खेने वाले मल्लाह की, दिन दिन भर कुल्हाड़ी लेकर खटने वाले लकड़हारे की। उनके बिना जीवन अधूरा है आचार्य। तो वो कहता है कि तुम समझते हो हम लोग को ये सब बातें मालूम नहीं है विष्णु, लेकिन राज्य की बातों में पढ़ना शिल्पियों के लिए अनुचित है। मतलब कि कलाकार हैं हम, आज भी सब कहता है साहित्यकार हैं, हमको राजनीति से क्या लेना, सत्ता क्या लेना, हम कलाकार हैं, हम तो कला साधना में लगे, हमको पॉलिटिक्स से क्या लेना। उसी बात को ये प्राचीन युग का प्रतिनिधि उसके बाद जो डायलॉग ये बोलता है कि मगर यह भी तो उचित नहीं कि जब चारों ओर अत्याचार और अकाल की लपटें बढ़ रही हो,
शिल्पी एक शीतल और सुरक्षित कोने में यौवन और विलास की मूर्तियां ही बनाता रहे। अगर मुझे शिल्पी के अधिकार मिले होते तो क्या कहता है कि चारों तरफ हाहाकार मचाओ और आप एक शीतल सुरक्षित कोना खोज रहे हैं। यही बात तो आप देखिए कि इसको इस तरह का नाटक क्यों, यही बात बोल रहे हैं कि संभव है कि मेरे इस नाटक को प्रगतिवाद की प्रतिध्वनि मान के इसको, ये चीज़ कहाँ से आई? आप प्रेमचंद का 1936 का भाषण में साहित्य का उद्देश्य यही तो बोल रहा है। तो क्या कहते हैं कि हुस्न का मेयार बदल देना है। हुस्न का मेयार बदलना मतलब सुंदरता की कसौटी बदल देना। सुंदर कौन है? तो जिसके गाल गुलाबी हो, जिसकी त्वचा नर्म हो, वही सुंदर नहीं है। जो मेड़ पर काली औरत है, सुला रही है, बच्चे को गोद में लिए हुए है, पसीना बह रहा है, वो भी तो सुंदर हो सकता है। तो जो प्रेमचंद सुंदरता की कसौटी को कह रहा है, तो ये बात लगभग इस नाटक से 20 साल पहले हिंदी साहित्य में घटित होती है, उसको यहाँ इस रूप में लाने की कोशिश करते हैं। ये नाटक में लगातार ये तनाव धर्म पद का ये बहस उससे चलती रहती है। शिल्पी से, विशु से। शिल्पी पुराने ढंग का है भाई, राजकीय संरक्षण में एक शिल्पी है, अपना काम कर रहा है, लेकिन ये नौजवान है, विद्रोही चेतना का है। कला, जिसको पुराना एक डिबेट था हम लोग यहाँ भी, आर्ट फॉर आर्ट शेप या आर्ट फॉर लाइफ शेप, कि कला जीवन के लिए कि कला कला के लिए। तो विशु पुराना है कि भाई वो सब ठीक है, दुख दर्द है, तकलीफ है, तुम अपना काम हो। इसमें उसके अपने जीवन की भी एक बहुत दिलचस्प कहानी है। जो उसकी जो पत्नी थी, वो उसको प्रेम था और उसे छोड़ दिया। जब वो गर्भवती हुई तो छोड़ के भाग के आदिवासी लड़की थे आगे, और राजा के यहाँ रह के प्रधान शिल्पी बना और कला में अपना संरक्षण वो ढूंढने की कोशिश कर रहा है। अब देखिएगा इस तरह के डायलॉग है कि ऐसे हिंदी नाटक में इससे पहले नहीं लिखे। तो इसका उत्स कहाँ? ठीक 10 साल पहले हिंदी में एक ऐसा नाट्य आंदोलन शुरू होता है जिसकी पहले परिपाटी नहीं थी। वो है 43 में बनता है भारतीय जन नाट्य संघ। इसका पॉपुलर नाम क्या है? क्या नाम? इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन, इप्टा। नाम सुने? हाँ, ये नाम दिया है भारतीय जन नाट्य संघ होमी जहांगीर भाभा ने, साइंटिस्ट ने। ये डायलॉग अगर आता है कि धम्मपद कला और सत्ता के पूरे रिश्ते को जो अब तक चल, उसको पुनर्परिभाषित करने की मांग करता है धम्मपद, ये कैसे आया इस नाटक में? इप्टा का नाम सुनोगे कि इप्टा का जो बंगाल का जो अकाल पड़ा 43 का, जिसमें 30 लाख लोग मारे गए। इप्टा का स्लोगन क्या है? किसी को पता है? इप्टा का स्लोगन है, इप्टा की नायक जनता। क्या है अंग्रेजी में? इंडियन थिएटर स्टार्स पीपल, इस तरह से करके पूछना। तो जनता को नायक बनाने की इस तरह का नाटक में ऐसी परिपाटी अब तक नहीं थी। वेस्ट में, पश्चिम में विरक्त इस तरह का कुछ काम कर रहे थे, लेकिन ऐसी परिपाटी नहीं थी। तो वो एक जबरदस्त उसकी परिपाटी है, चूँकि वो बिहार के रहने वाले थे और वो बिहार में इप्टा का एक विचित्र नाम, आपको मैंने कम सुने होंगे, उसको कहा जाता था शर्मा जी का टैंक। शर्मा जी का टैंक मतलब बहुत बड़े किसान नेता हुए कार्यानंद शर्मा, आपको मैंने नाम सुना, बिल्कुल, स्वामी शाहजहां क्रांतिकारी किसान नेता, उनके अनन्य सहयोगी। और वो जितना बड़ा पीजेंट, क्योंकि आपको पता है कि बिहार जो है पूरे देश में जमींदारी उन्मूलन करने वाला पहला राज्य था, उसमें उस किसान आंदोलन की बड़ी भूमिका थी। ये इस किसान आंदोलन से ये नाट्य आंदोलन बहुत गहरे रूप से जुड़ा, इसीलिए उसको इप्टा को, अब गांव के आदमी को इप्टा जो स्टेशन को टीशन बोलता है, वॉल्टिव को भाल्टिव बोलता है, तो इप्टा कैसे बोले, IPTA कैसे बोलेगा? तो बोला अपना नाम हो जाए, शर्मा जी का टैंक। वो एक तरह से हथियार है, नाटक, गीत, संगीत। तो ये पृष्ठभूमि है जहाँ से इनको ये ऊर्जा मिलती है। एक और दिलचस्प बात, बहुत ऐतिहासिक भी है, कि जो किताब है पहली जो छपी है, जिसमें मैंने सुमित्रानंद निबंध लिखा है, एक परिशिष्ट में निबंध है
उदय की वेला में नाटक और रंगमंच। तो इसी पटना कॉलेज के शायद 52 या 53 में जो भी काल रहा होगा, जगदीश चंद्र माथुर ने उसका पाठ किया यही। और उस वक्त उन्होंने कहा जो उसको और देखिए उसमें उन्होंने खुद कहा है, बड़ी दिलचस्प बात मैं खुद कहूँ इससे पहले, कि पटना कॉलेज की साहित्य परिषद में छात्रों, अध्यापकों और अन्य विद्वानों के सामने जब मैंने अपने इस निबंध को पढ़ा तो मुझे लगा कि शायद मेरे शब्दों ने श्रोताओं को इस विषय पर गंभीरतापूर्वक सोचने के लिए मजबूर किया। इसलिए भी इसका एक बहुत ऐतिहासिक इसका एक महत्व है। ऐसे ही देखिए तो हम लोग बातचीत कर रहे थे कि कला और सत्ता के अंतर संबंध की, और 3 नाटक जो आषाढ़ का एक दिन, ऐसे ही हानुष का हमने जिक्र किया। हानुष में ये तो पुनर्परिभाषित, हानुष क्या करता है, उसको लिंक करने से बात समझो तो एक घड़ी बनाता है। वो विश्व सानी ने चेकोस्लोवाकिया की एक घड़ी के नाम पर, प्राग की एक घड़ी के नाम पर वो नाटक लिखा था। उसमें उसका जो घड़ी बनाने वाला है, कलाकार है, शिल्पकार है, कलाकार से मतलब जो सत्य का अनुसंधान करता है, इसमें वैज्ञानिक कलाकार कोई भी हो सकता है, तो घड़ी बनाता है। तो राजा को लगता है कि पहली ऐसी चीज बनी है जो राजा की मर्जी से नहीं चली। तो अंत में घड़ी बनाने वाले की आंख फोड़ दी जाती है। तो रमेश को पता होगा हानुष नाटक, उसमें दिलचस्प बात बोलता है जो इस नाटक से बहुत गहरे जोड़ता है। वो कहता है उसको कि यदि तुम चर्च के खिलाफ बोलते हो तो इसका मतलब तुम राजा के खिलाफ बोलते हो। यही बात विश्व सानी का एक और नाटक है कबीरा खड़ा बाजार में, लगभग इसी में, उसमें ऐसा ही कहता है कि मजहब के नाम पर सल्तनत बनती है और सल्तनत के साये में मजहब पनपता है। हाकिम की तलवार दीन की खिदमत करती है। मतलब धर्म और राज सत्ता का बहुत गहरा रिश्ता है। इस पर सवाल करने का ये नाटक पहली बार उस दिशा में कलाकार और सत्ता के संबंध के माध्यम से इसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। इसमें देखिएगा जो डायलॉग बोलता है धर्म पर, इसको इतने अच्छे डायलॉग है। विष्णु जो है जो उसका जो बनाता है, जो वो मंदिर बनाता है, तो मंदिर एक ऐसी टेक्निक से बना है कि जो सूर्य की जो मूर्ति है वो शून्य में, हवा में लटकती है, जो उसने चुंबक से उसको पकड़ के रखा है। इसलिए काव्यात्मक ढंग से इस बात को रखी है कि आप देखिए विष्णु कहता है कि पत्थर का यह मंदिर आज कल्पना के स्पर्श से हवा की तरह गतिमान, किरण की तरह स्पर्शहीन, सुगंध की तरह सर्वव्यापी हो रहा है, लेकिन धरती उसे जकड़े ईर्ष्या से। मुझे लगता है जैसे अनजाने ही हम लोगों ने पृथ्वी और आकाश में भीषण संघर्ष खड़ा कर दिया। क्या इमेजरी है देखिए, कि मंदिर को बना रहा है कि मंदिर को इतना सुंदर, इतना खूबसूरत है कि आकाश और धरती के बीच संघर्ष चल रहा है, इसको कैसे पकड़ा जाए। अभी हम बता रहे थे कि जो नाटक है इसमें नेहरू युग का प्रभाव मंडल, तब देखिएगा कि इसका राजा है, हम लोग और आएंगे थोड़ी सी और बात है, नरसिंह देव। तो लोग कहते हैं कि वो नेहरू से मिलता जुलता। क्यों नेहरू से मिलता है, नेहरू से उसमें ये क्या खास बात है? तो वो राजा है, प्रजावत्सल है, प्रजा का ख्याल रखता है। और नाटक में बताया गया है पहले ही अंक में कि वो राजकाज जो है उत्कल, उड़ीसा को कहते हैं उत्कल का, एक अपने महामात्र चालुक राज को देख के यवनों से लड़ने बंगाल चला गया। लेकिन उसको चिंता बनी रहती है कि ये जो मंदिर है कोणार्क का, ये बना के नहीं। और उसके बाद में इसमें बहुत दिलचस्प बात कही गई है कि वो है तो दर्प से भरे हुए, बहुत क्षणिक रूप से उनको गुस्सा आता है, लेकिन तुरंत करुणा की फुहारें उनको सुलझाए। तो नेहरू जी के बारे में कहा था कि उनको तुरंत गुस्सा आता है, लेकिन तुरंत चांद भी हो जाता है। ऐसे उसका जो कैरेक्टराइजेशन किया है, चरित्र चित्रण किया है कि वो दर्प से भरा हुआ है, लेकिन आत्मीयता भी। जो अभिनेता जो नाटक करता है तो दर्प से भी भरा है, मतलब अभिमान भी है, लेकिन हम में एक आत्मीयता भी है। तो ये करना एक अभिनेता के लिए बहुत चैलेंजिंग रहता है। तो इसमें बहुत सारे रंग संकेत, तो नेहरू से ऐसे ही उसमें एक जगह डायलॉग है इसका, ये नाटक का एक बहुत ही ड्रामेटिक मोमेंट आता है जब धर्मपद की भेंट होती है राजा से, नरसिंह देव से। तो पहले अंक में
जैसा कि मैंने पहले बताया कि मंदिर का शिखर कैसे बने इसकी समस्या थी। प्रधान शिल्पी जो राजा का शिल्पी था उससे बन नहीं रहा था। ये नए लड़के धर्मपद को लाया जाता है और वो जिसके पास व्याकरण और नियम कानून की का अनुभव रहते हैं, उसको जीवन का अनुभव हो जाता है, उससे वो बना देता है। और जब मंदिर बन जाता है तो राजा दूसरे अंक पे लौट के आता है कि मंदिर कैसा बना है, और इतना प्रसन्न होता है, इतना खुश होता है कि वो उसको सम्मानित करना चाहता है। और सम्मानित करने की कोशिश में प्रधान शिल्पी विष्णु कहता है कि आप मुझे मत सम्मानित कीजिए, ये शिखर इस लड़के की वजह से, धर्मपद की वजह से बना। उस वक्त उसका बहुत अच्छा डायलॉग है, मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को सुनाऊँ। इससे नाटक का ये जो ये है ये आप लोगों को समझ में आए। जैसा कि मैंने बताया, वो कहता है कि विष्णु से वो पहले बहस कर चुका है, जिसकी तरफ मैंने आपका ध्यान आकृष्ट किया, आप लोगों को देखा होगा कि विष्णु से कहता है कि आपको चारों तरफ तकलीफ है, दर्द है, आपको ध्यान नहीं है। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण डायलॉग ये भी कहता है कि मैं एक ऐसे संसार की ओर आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ कि जो कि आपके निकट होते हुए भी आपकी आंखों से ओझल हो गया। इस मंदिर में वर्षों से 1200 से ऊपर शिल्पी काम कर रहे हैं। उनमें से कितनों की पीड़ा से आप परिचित जानते हैं आप कि महामात ने के भृत्यों ने उनमें से बहुतों की जमीनें छीन ली हैं, कईयों की स्त्रियों को दासियों की तरह काम करना पड़ा है और सारे उत्कल में अकाल पड़ा है। उसने वो वादा किया था कि जब मंदिर बन जाएगा, शिखर बन जाएगा, उस पर केसरी पताका फहर जाएगी, तो आप हमको एक दिन के लिए प्रधान शिल्पी बना दीजिए। तो राजा जब मिलने आता है उससे और इनकाउंटर होता है तो जय जयकार हम करते हैं राजा, तो उसमें जय जयकार होता है। तो वो कहता है राजा से कि ये कौन लोग नारा लगा रहे हैं, ये कौन लोग ये कर रहे हैं। राजा से उसको इजाज़त चाहता है कि महाराज हम आपके सामने, हमको आप दे रहे हैं सम्मान, लेकिन ये दुख दर्द की भरी जो शिल्पी हैं इनकी तकलीफ बहुत ज़्यादा है, इनकी स्त्रियों को दासी बना लिया गया है, इनके खेत छीन लिए गए हैं, अकाल पड़ा हुआ है, तो कोई उपाय नहीं। राजा को चूँकि बाहर रहता है उसको पता नहीं रहता है कि उसके उपस्थिति में उसका मंत्री ये काम कर रहा है। अब देखिए, हम बात कर रहे थे नेहरू की, तो हल्का सा इस पर व्यंग्य भी। नेहरू ठीक है, बहुत अच्छे हैं, वो आप समाजवाद लाना चाहते हैं, लेकिन कैसे लाना चाहते हैं? आप उन्हीं ब्यूरोक्रेसी पर आपको भरोसा करना पड़ रहा है। वही ढांचा, सामाजिक ढांचा वही है, तरीक़त और तरीका। तो अब कैसे ये जो आपके स्वप्न है समाजवाद का, उसको कैसे आप उसको नरसिंह देव के माध्यम से लाने की कोशिश करते हैं। इसी में वो नरसिंह देव के सामने ये सवाल उठाता है। सवाल उठाते उठाते एक ऐसी मांग रख देता है कि राजा का, नरसिंह देव का जो अपना प्रजावत्सल जो कैरेक्टर है, चरित्र है, उसकी सीमाओं का एहसास होता है। कहता है कि इन सब के लिए जिम्मेवार है महामात, क्योंकि आपके अनुपस्थिति में उसने काफ़ी तकलीफ पहुंचाया। वो इतनी तकलीफ पहुंचाया है कि पहले अंक में ही वो एक दिन आता है इन लोगों के पास और कहता है कि तुम लोग जो शिल्पी लोग हो, ये अब तक शिखर नहीं चढ़ा पाए हो, गप्पे लड़ाते हो, अगर एक सप्ताह के भीतर, 7 दिन के भीतर अगर ये शिखर नहीं बना तो सारे 1200 शिल्पियों के हाथ काट दिए जाए। तो मैंने बताया कि वो नाटक में कलाकारों के साथ उसकी आँख फोड़ दी जाती है, हानुष नाटक में, तो शिल्पियों के हाथ काटने की बात। ये सवाल उठाता है कि महाराज आप मंदिर को लेकर हमको सम्मान कर, आपने तो हम लोग के हाथ काटने की बात की थी। तो राजा चकित होता है कि मैंने तो नहीं कहा था, तो क्या महामात्य को आपने आज्ञा नहीं दी थी, या इस तरह से और कई डाला और वो सवाल उठाता। अंत में जब एक ऐसी बात कहता है कि महाराज इस सब का उपाय एक है कि प्रजा वत्सल कोई महामात्य लाया जाए और चालुक राज को आप हटाइए। अब देखिए, नरसिंह देव जो प्रजावत्सल है, मंदिर बनाना चाहता है कि उसकी गरीबों के बीच वो क्या डाला करता है। वो कहता है नहीं, बहुत अच्छा डायलॉग है, सुनिए उनकी भाषा में। तो
इतनी काव्यात्मक भाषा आपको भी देखेंगे। कहता है कि चारों तरफ उल्लास है। जो धर्मपद कहता है, देव झुरमुट की ओर चहकने वाले पक्षी का स्वर हमेशा सर्वदा हर्ष गान नहीं होता। आपको क्या मालूम कि इस जय जयकार के पीछे हाहाकार चुपचाप सिसक रहा था। तो राजा कहता है, शिल्पी और त्रस्त सौंदर्य के प्रणेता की क्या पीड़ा है, हम उसका निवारण करना चाहिए। वो कहता है कि महाराज, प्रजावत्सल कोई महामात लाइए। इस पर वो कहता है कि शिल्पी तुम अपनी परिधि लांग रहे हो। कहता है कि राज के स्तंभ, यहीं पर वो डायलॉग है, देखिएगा, आप लोगों का ध्यान चाहेंगे। राज के स्तंभ तो सामंत और श्रेष्ठी गण, किंतु निर्धन प्रजा को सुखी रखने में भी हमारी कीर्ति। नरसिंह देव क्या बोलता है, हम प्रजा को सुखी रखना चाहते हैं, लेकिन कीर्ति स्तंभ किस पाए पर टिका है, वह है सामंत और श्रेष्ठी का मतलब जमींदार, जागीरदार, यही लोग चलाएंगे। और अब हम तुम शिल्पियों से पूछेंगे कि शासन कैसे चलेगा। तो इसका उसका जो प्रो पीपल कैरेक्टर था, जन पक्षधर जो इसका चरित्र है, वो उजागर होता है, उसकी सीमाओं का भी एहसास कराता है। कौन? धम्मपद, जहाँ जिस पोजीशन से वो बात करता है। तो ये देखिए, इसमें उसकी यही बात हम लोग है कि नेहरू के बारे में कि उनकी आलोचना थी, वो चाहते थे समाजवाद, लेकिन जिन लोगों के साथ आप लाना चाहते थे उससे तो वो चीज़ नहीं। तो ये यही उसकी कहें कि अंतर विरोध था। बात भी उनकी त्रासदी का, नरसिंह देव की त्रासदी का कारण भी बना। इसी बीच में घटना जब दूसरे अंक में जब बात यहाँ बढ़ती है कि उसको प्रधान शिल्पी बना दिया जाता है, इसी बीच में एक आता है महामात जो है, जब यमुनों की बंग देश से जब लड़ के आ रहा था, जीत हासिल करके आ रहा था, तो महामात थोड़ा पीछे रह जाता है कि हमारे रथ का पहिया जो है टूट गया है, ये पहले आ जाता है। राजा को, नरसिंह देव को जब उसके मंत्री की महामात की शिकायत होती है तो उसको यकीन नहीं होता कि हमारा मंत्री ऐसा भी हो सकता है, जैसा कि अमूमन होता है। तो उसको कहता है कि वो आ जाएगा उसके सामने मंदिर की, हम इसका उद्घाटन करेंगे, इसका लोकार्पण करेंगे। लेकिन उसके बदले क्या होता है कि वो राजा के खिलाफ षड्यंत्र करता है और अपनी सेना लेके चारों तरफ से उसको घेरता है और लगभग राज्य को घेर ही चुका है, और अपना दूत भेजता है कि आप समर्पण कर दीजिए। तो शैवालिक उसका दूत आता है राजा के पास कि महाराज, चारों तरफ से आप घिर चुके हैं, दूसरे हैं, और अब आप समर्पण कर दीजिए। तो कहता है कि राजा को हक्का बक्का कि क्या करें, हमको कुछ समझ नहीं आता। तब उसके खिलाफ खड़ा होता है। बहुत इंपॉर्टेंट डायलॉग है जो इससे आपको कला और इसके साहित्य के रिश्ते के बारे में पता चले। कहता है कि नरसिंह से राज सत्ता जो है उसको कहता है कि तुमने विश्वासघात किया है। तो कहता है कि राज सत्ता विश्वास और घात से नहीं चलता, राज सत्ता बल से, ताकत से चलता। कहता है कि पावर कम्स फ्रॉम द बैरल्स ऑफ द गन, सत्ता बंदूक की नाल से निकलती। जिसके पास पावर होगा, सत्ता होगी, आर्मी में, उसी पर कहता है कि शैवालिक, तो ये धम्मपद विरोध करता है और धम्मपद कहता है विशु भी विरोध करता है। वो कहता है कि हम महाराज को बंदी बना लेंगे। तुम महाराज को बंदी बना सकते हो, ये अनाचार कैसे हो सकता है। तब शैवालिक एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोलता है जो उनके कला और सत्ता के संबंध को रेखांकित करता है। शैवालिक उसका दूत, मंत्री का दूत, जो राजा के खिलाफ षड्यंत्र करके राजा को कैद करना है। तुम्हें इन बातों से क्या मतलब, तुम तो शिल्पी हो, कल इनके नौकर थे, आज से महाराज चालुक्य महाराज के रहोगे। शासन की बागडोर जिसके हाथों में रहे, तुम्हें तो अपनी कला साधना। देखिए कितना इंपॉर्टेंट डाल कि कला की साधना, तुमको तो कला साधना करनी है। डायलॉग से तुमको क्या मतलब, ये इससे क्या मतलब कि कौन तुम्हारा राजा बनता है। इसी में धम्मपद का बहुत ही महत्वपूर्ण डायलॉग है, आप देखिएगा। बहुत हुआ तुम लोग, दूध से ये भिड़ता है, क्या हम लोग भेड़ पकड़िया हैं कि जो चाहे जिसके हवाले कर दी जाए।
आज ही तो हमारे भाग्य का फैसला है। जिस सिंहासन को तुम आज डमाडोल कर रहे हो वो हमारे कंधों पर टिका है। क्या वो उस पर बैठेगा जिसके कारण सैकड़ों घर उजड़ चुके हैं? वह जिसने कोणार्क के 100 सौंदर्य निर्माताओं शिल्पियों को ठीकरों से तुच्छ मान ठुकराया। कलिंग हमारा है और हम उसके अधिपति हैं और हमारे प्रजा वत्सल नरेश श्री नरसिंह देव। तो देखिए, राज सत्ता जब षड्यंत्र होता है तो उस पर वो क्या समर्पण की मुद्दत, तो ये शिल्पी खड़ा होता है जो एक सर्वहारा वर्ग का प्रतिनिधि है, कामगार है, श्रमिक है, जिसकी कोई खानदानी आदमी नहीं है, पैदाइशी नहीं है। तो ये इस तरह की चीज़ें, इस तरह के डायलॉग हिंदी के नाटक में इससे पहले, कोणार्क से पहले कभी नहीं आया। उसी में आगे जाकर वो बोलता है कि देखिए, इस डायलॉग से पता चलता है कि नाटक क्या है। कहता है कि कला का जीवन स्रोत क्या है, सत्ता का जीवन स्रोत क्या है। इस पर धर्मपद एक दिलचस्प बात कहता है कि देव, अनेक शिल्पी अपने अपने ग्रामों में स्त्री बच्चों को थोड़ी सी जमीन और खेती के सहारे छोड़ा है। हमारे मूल जीवन स्रोत सूख रहे हैं। कौन जीवन स्रोत है? जो मेहनत करने वाला है, श्रमिक है। तो ये बात कौन बोलता था? ये बात कब इससे पहले आई? तो 1917 में जो सोवियत क्रांति हुई, इससे पहले किसान और मजदूर भी नायक हो सकता है, ये लोग भी सत्ता चला सकते हैं, इसकी कोई परिकल्पना ही नहीं थी। ये जो लोहार और चमार और कुम्हार, ये लोग सत्ता चलाएंगे। तो ये पहली बार उसने की। तो उसी बात पे ये अपने ढंग से कहने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अंत में जब राजा घिर जाते हैं तो यही शिल्पी लोग, यही धम्मपद, यही विष्णु, ये लोग मिलकर राजा को वहाँ से कहते हैं कि आप जाइए, भागिए और सेना से मुकाबला करते। और मुकाबला करते हुए धम्मपद जो है लगभग वो घायल हो जाता है। और ये एक बात कहता है कि जो बहुत राज सत्ता और कलाकार और सत्ता के संबंध, मंदिर बचाना जरूरी है, क्योंकि मंदिर अगर ये ढह गया तो फिर राजा खत्म हो जाए। आप देखिए कि पुराने जब राजाओं से झगड़ा होता था तो मंदिर तोड़ा जाता था। आज भी भारतीय इतिहास में बहुत बहस है कि मुसलमान लोग ने सोमनाथ का मंदिर तोड़ा, तो राजाओं से जब हो तो उसका आध्यात्मिक केंद्र का है, गर्भगृह मंदिर का, उस पर कब्जा करो। तो वही कहता है कि मंदिर को बचाना जरूरी है। और इसी में वो शिल्पी से दुर्गपति बन जाता है, उसको दुर्ग की रक्षा करने वाला बन जाता है। घायल होता है और घायल हो जाने के बाद ये राजा से बातचीत है कि हम तब तक की सेना को संभालेंगे, आप जाइए समुद्र के रास्ते से बाहर और सेना लेके आइए, रात के पहर तक हम इस तरीके से मुकाबला करेंगे। और उसी में जब विश्राम का समय है तो ये लोग विचार कर रहे हैं। बहुत ही मार्मिक दृश्य बन पड़ा है उसका अंतिम दृश्य। इसको पढ़िएगा तो आपको भी पढ़ते पढ़ते संभव है आंखें डबडबा जाए। और वो ये है कि वो जब घायल होता है धम्मपद, तो इन लोगों को उम्मीद है कि रात में हम पर हमला नहीं, लेकिन धोखे से रात में हमला किया जाता है। और यहाँ पर आप अंतिम डायलॉग को हम आप लोगों को बताना चाहते हैं, जो विष्णु और उन लोगों के बीच में कहता है कि आप कैसे बनिए, तुम लोग शिल्पी हो, तुम लोग मूर्तिकार हो। तो इतना अच्छा डायलॉग लगता है जो हमको भी बहुत पसंद है, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। धर्मपद कहता है, किंतु ग्रामों में रहने वाले सैकड़ों हजारों किसान, वन और आजीविका के शवर और वे अगणित मजदूर जिनके ढोए हुए पाषाणों को हम शिल्पी रूप देते हैं देव, वे सभी आज त्राही कर पाते हैं और ये लोग लड़े। इस तरह की भाषा। और अंत में जैसा कि मैंने बताया वो घायल होता है। घायल होते वक्त एक नाटक में अजीब नाटकीय मोड़ लेता है। मैंने बताया कि वो एक आदिवासी युवती से उसका प्रेम था, गर्भवती छोड़ के वो चला आया था, तो उसको बस एक चिन्ह दे के आया था लकड़ी का, एक कंठा में, तो उसके बना। ये जब धर्मपद जब मरने लगता है तो जब वो गिरता है तो ये उसे गिर के हट जाता है, कहीं गिर जाता है, वो विष्णु को मिल जाता है। तो कहता है कि ये तो वही है जो चिन्ह मैं दे के आया था उसको।
अपनी गर्भवती पत्नी को या प्रेमिका को, लेकिन ये तो इसका मतलब मेरा बेटा है। जैसा कि हिंदी फिल्म में अमूमन ऐसा होता है, आप देखे भी हैं, या फिर वो शकुंतला दुष्यंत का जो ये है, तो वो दोनों, लेकिन बहुत ही कारुणिक दृश्य बन पड़ा है, बहुत ही त्रासद अंत होता है। ये मारे जाते हैं, लेकिन नाटक का अंत होता है कि उसका बेटा मर जाता है। मरते वक्त भी विष्णु के मन में एक उलझन बनी रहती है कि हमको लड़ना चाहिए, नहीं तो वो बात अंत में होता है कि यहाँ सत्ता की मदान्धता जो है तो कला को रौंद रही है और आप अभी भी उलझन में। तो जब वो बेटा मर जाता है तब वो, और चारों तरफ से सेनाएं लगभग प्रवेश कर, तो मंदिर के भीतर घुस जाता है, और घुस के जैसा कि वो चुंबक पर पूरा वो टिका हुआ था, तो कुल्हाड़ी से या कुदाल से उसको तोड़ देता, पूरा ढा के मंदिर गिर जाता है, और जितने राजा के शत्रु हैं, नरसिंह देव के, ये महामात्र सब मर जाते हैं। तो नाटक बहुत त्रासद अंत होता है। हिंदी में ट्रेजेडी बहुत कम लिखा है। हिंदी सिनेमा में देखिएगा अंत बहुत सुखद है। पता नहीं भारतीय ये हिंदी नाटक में रामविलास शर्मा जी का भवभूति का एक नाटक है मालती माधव, उसको छोड़ के ट्रेजेडी बहुत कम माना जाता है। ट्रेजेडी में महान माना जाता है ग्रीक लोगों का या शेक्सपियरियन ट्रेजेडी, ग्रीक का। तो हम लोग यहाँ उस तरह से, ये जो नाटक है आप देखिए कि संस्कृत नाटक से उनकी ये पुरानी एक रवायत थी, उससे उनका जुड़ाव और आधुनिक संदर्भों में भी इसको करने की। संस्कृत नाटक में क्या बात है, जैसे नाटक में जो लोग आप मान जाते हैं कि अरस्तु का एक सिद्धांत, 3 यूनिटीज का सिद्धांत, यूनिटी ऑफ टाइम, स्पेस एंड एक्शन। तो संस्कृत नाटक के बारे में कहा जाता था, जो अंग्रेज लोग कहते थे कि भारतीय सब कविता लिख सकता है, कल्पना की उड़ान भर सकता है, सबको नाटक लिखने नहीं। क्यों यहाँ के लोग दुखी रहते थे कि भाई सब चीज़ आता है, नाटक क्यों नहीं लिखने आता है। तो नाटक क्यों नहीं लिखने आता, तो कहता था उसने शूद्रक का एक बहुत मशहूर महान नाटक, अपने नाम सुना है, मृच्छकट। तो संस्कृत नाटक में एक दृश्य है, आप लोग देखिए, उसमें वसंत सेना है, कहता है कि जाके देख के आओ उस उद्यान में लाश पड़ी हुई है या नहीं। तो वहीं खड़े खड़े बोल देता है कि हाँ लाश पड़ी। तो अंग्रेज सब कहता था कि देखिए यहाँ तो टाइम, स्पेस और एक्शन की यूनिटी भंग हो गई। अरे कम से कम तुम एक बार मंच से बाहर जाओगे, बाहर से भीतर आओगे, कहो कि हाँ मैंने देखा लाश पड़ी हुई है, तब तो कहा जाए। ये क्या बात है, सबको नाटक ही नहीं करने, तो बहुत दिक्कत बात होती है। तो इन लोगों को जवाब बाद में इसका जवाब सूझा। आप लोगों ने नाम सुना होगा भी कई 10 साल पहले हबीब तनवीर। तो जैसे आप लोग भिखारी ठाकुर का नाटक अगर आप लोग देखे होंगे, विदेशिया, कोई देखा है? विदेशिया आपने सब कोई देखे हैं? अच्छा देखिए, तो उसमें है कहता है कि विदेशी को कलकत्ता जाना, तो कलकत्ता कैसे जाता है, यहीं खड़ा होता है, 2 राउंड घूमता है, कहता है कि कलकत्ता पहुँच। ये सब कहता था पश्चिम के लोग कि ये तो नाटक नहीं हुआ, नहीं पर घूम गए। क्यों? क्योंकि आप बंधे हुए हैं टाइम, स्पेस एंड एक्शन की यूनिटी से, तो आपको तो ये दिक्कत होगी। तो जैसा कि मैंने बताया कि भारत की परंपरा में टाइम, स्पेस एंड एक्शन की यूनिटी को नहीं माना। जितना आप लोक नाटक देखिएगा और संस्कृत नाटक की परंपरा को अगर बचा के रखा भारत में, तो लोक नाटक को नहीं बचा के। लेकिन ये जो नाटक है पुनः ये टाइम, स्पेस और एक्शन की यूनिटी को बरकरार रखता है, बनाता है। लेकिन संस्कृत नाटक से सीखता क्या है, जैसे ट्रेजेडी में, ट्रेजेडी का, ग्रीक ट्रेजेडी का कोई नाटक आप लोगों को याद है? कोई नाम लीजिए ग्रीक ट्रेजेडी के किसी नाटककार का नाम। जैसे सोफोक्लीज है, यूरिपिडिया, महान नाटक माना जाता है टाइम, स्पेस एंड एक्शन का यूनिटी का। इडिपस नाम सुना है किसी ने? उसको साइकोलॉजी में एक टर्म भी है, इडिपस कॉम्प्लेक्स। माँ और पुत्र दो के बीच के यौन संबंध को लाने वाला माना जाता है ये इडिपस।
बहुत छोटी सी कहानी है, जान लीजिए ताकि फिर ये बाद में इसको समझने में कि एक राजा के यहाँ एक बच्चा पैदा होता है, तो कहता है कि ये एक ऐसा बेटा है जो अपनी माँ से यौन संबंध का है। भविष्यवाणी होती है, इडिपस नाटक। कहता है नहीं तो इससे बुरी बात, इससे मतलब निकृष्ट बात क्या हो सकती है। तो कहता है कि संभावना को हम अभी समाप्त करते हैं और उस नवजात शिशु को एक अपने किसी को देता है कि ले जाके इसको मार दो, आज ये संभावना। लेकिन वो गलती से मारता नहीं है, दूसरे राज्य में ले जाके छोड़ देता है। वो लड़का दूसरे राज्य में बड़ा होता है, योद्धा बनता है, वहाँ का बनता है, फिर इस राज्य पर हमला करता है और यहाँ के राजा को मार के इसकी पत्नी को अपनी पत्नी बनाता है, जो दरअसल इसकी माँ थी। अब नाटक में अभिनय में एक बहुत कठिन चीज होती है कि अचानक आप इसको पत्नी समझ रहे थे, अब हाथ जा रहा है अपनी पत्नी की तरफ, अचानक कि माँ, पत्नी है कि माँ, तो बहुत कठिन माना जाता है, टफ माना जाता है। तो ये बाद में पता चलता है कि जिसको हम अपनी पत्नी के रूप में देख लेते थे, ये तो दरअसल मेरी माँ थी। तो फिर दोनों तलवार से अपनी आँख घोंप लेता है। ये महान नाटक माना जाता है ट्रेजेडी। वैसा नाटक लिखा नहीं गया, बहुत बाद में तो ट्रेजेडी में एक नाटक उससे मिलता जुलता, थोड़ा इधर ध्यान दीजिएगा, सबसे अंतिम पंक्ति, हेलो, थोड़ा इधर भी, तो कोई बात नहीं होता है, तो रहने दीजिए, इतना नहीं करिए। कुछ इम्पोर्टेंट बात है कोणार्क के बहाने, लेकिन जानना जरूरी है। जैसे इडिपस है तो वैसे ही एक और हबीब तनवीर का नाटक है बहादुर कलारी। किसी नाम सुना है इसका? नहीं। उसी इडिपस कॉम्प्लेक्स पर लिखा है, जैसे दुनिया में दो संबंध वर्जित माना जाता है, इडिपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स कहते हैं बाप और बेटी का संबंध। भाई बहन में भी, जैसे आप साउथ में जाइएगा तो मेरे भाई से या मामू से भी शादी होती है, तो इस तरह का। लेकिन इधर उत्तर भारत में दूसरा। तो वो जो बहादुर कलारी नाटक इडिपस को अपने ढंग से हबीब तनवीर व्याख्यात करते हैं कि एक औरत है जिसको प्रेम होता है, तो फिर शादी होती है, उसको बच्चा होता है, तो उसका बच्चा जब बड़ा होता है तो वो औरत उसकी शादी करती है, तो पत्नी से उसका बनता नहीं, होता है कि दूसरी शादी करती, दूसरी करती, उससे भी नहीं बनता, तीसरी से भी नहीं, चौथी से भी नहीं, ऐसे करके 106 शादी होती है। 106 शादी होती है। तो माँ अंत में पूछती है कि क्या हुआ कि एक लड़की 106 लड़की से तुम्हारा क्यों नहीं बना? तो ऐसा वाक्य बोलता है वो, इसके बाद माँ को अपने ही बेटे की हत्या करनी पड़ती है। बोलता है कि माँ, तुम्हारा जो स्पर्श मुझे मिला आज तक किसी औरत में नहीं। तो नाटक में दिखाया गया है कि वो उसको मसालेदार सब्जी खिला के उसको मुँह में ढकेल के मार देती है। ये हबीब तनवीर का नाटक। तो आप देखिए कि ये जो नाटक है ट्रेजेडी के ये बारे में, ट्रेजेडी में एक तत्व होता है इनइविटेबिलिटी का, अवश्यंभाविता का, जो कोणार्क में है कि वो सर्वहारा का प्रतिनिधि है। वो सत्ता को, कला की अब तक सत्ता प्रतिष्ठान की जो परिभाषा है उसको चैलेंज करता है, उसको चुनौती देता है। तो उसकी नियति क्या हो? त्रासदी, आपको मारा जाना, यही ट्रेजेडी माना जाता है। जैसे चरणदास चोर जब नाटक देखेंगे, ये आप लोग सुने चरणदास चोर? कोई कहानी क्या है पता है? नहीं। उसमें ये एक छोटी सी कहानी है ट्रेजेडी को समझने के लिए। एक चोर है और रानी को चोर से प्रेम हो, तो उसे चोर से प्रणय निवेदन करती है कि हम तुमको बहुत चाहते हैं। तो कहता है कि लेकिन हम तो चोर हैं, रानी के प्रणय निवेदन जानते हैं, क्या करेंगे? कहते कि ठीक है, लेकिन ये बात तुम किसी से कहना मत। लेकिन चोर को आदत है कि चोरी करता था लेकिन सच बोलता, तो जाके सच बोल देता है। अब सत्ता के सामने सच बोलिएगा तो उसकी नियति क्या हो? मारे जाइएगा। तो चरणदास मारा जाता है। तो ट्रेजेडी का ये है कि ये इस रास्ते पर आप चले तो आपका अंत अवश्यंभावी है, उसमें कोई स्केप नहीं है। तो कोणार्क में वही वो उस रास्ते की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा है कि वो आप इस रास्ते पर गए तो आपको ट्रेजेडी की तरफ आपका त्रासद अंत
ये इस नाटक की क्या कहिएगा, ये इसका ये भी है, मैसेज भी है कि अगर आप कला की दुनिया को परिभाषित करने की, आप देखिए जो लोग इस रास्ते पर चले, जैसे सफदर हाशमी, क्या हाशमी की हत्या हुई, ऐसा ही खाइदे मैमू सिंह थे मणिपुर में, बहुत अच्छे रंगकर्मी, उनको बोला कि तुम वो सरकारी नौकरी देते हैं, ये तुम नाटक, इस तरह का नाटक छोड़ो, नहीं छोड़ता, उसकी भी हत्या होती। तो ये नाटक कोणार्क 50 के दशक में ही आगे आने वाले के ये कि भारत की एक हल्की ही झलक, एक हल्का ही संकेत सामने लाने की कोशिश करता है कि आगे क्या होने वाला है। अंत में दोस्तों काफ़ी वक्त भी हो गया है, अंत में एक बात करके मैं अपनी बात समाप्त करूँगा, फिर अगर आप लोग कोई सवाल होते तो आप लोग पूछ सकते हैं। भारत में जैसे नाटक जो जैसा संस्कृत नाटक बताया गया, इसके बाद लगभग विरोध का माध्यम लगभग मध्यकाल में नाटक लगभग नहीं, कब होता है कोई बता सकता है? 1857 के युद्ध के बाद। 1857 में इतनी निशंसतापूर्वक भारतीयों का दमन हुआ कि इलाहाबाद से पटना की सड़कों तक कोई ऐसा पेड़ नहीं था जहाँ क्रांतिकारियों को फांसी नहीं थी, मारा नहीं था। तो पूरा भारत पस्त हिम्मती से जूझ रहा है। विरोध कहाँ से शुरू? नाटक से। नाटक कहाँ से हुआ? यही बिहार और बंगाल का इलाका, जिसमें आपने नील दर्पण नाटक का नाम सुना, जिसको ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने वो जब नाटक देख रहे थे तो जो पात्र जमींदार का लोग उसको जूता फेंक के मारा था। इसीलिए अंग्रेजों ने एक एक्ट बनाया था, ड्रामेटिक परफॉर्मेंस एक्ट 1876। कब का बना हुआ है? 1876 का। तो पहला विरोध का माध्यम था नाटक। तो कोणार्क ने उस परंपरा को एक तरीके से अपने से लिंक करने की जरूरत थी, जो बाद में फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र के यहाँ आती है, जिसमें कहते हैं कि आबहू मिली भारत भाई, भारत दुर्दशा देखी। नाटक दुर्दशा देखी न जाइए नहीं, नाटक देखूं सुख पाई। आबहू मिली भारत भाई, नाटक देखूं सुख पाई। क्योंकि जब तक हिंदुस्तान में नाटक होता था, हिंदुस्तान का डंका पूरी दुनिया में बजता था। आप नाटक करना छोड़ दिए, बाहर भी गए। इसलिए विरोध भी देखिए, जो इप्टा की परंपरा शुरू हुई या यहाँ भी जितने हमारे, जैसे बिहार के पहले जो मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह शुरू में नाट्य मंडली से जुड़े थे। तो नाटक से विरोध का एक माध्यम, इसको ये जो नाटक है कोणार्क इसलिए महत्वपूर्ण बना पाया कि टर्निंग पॉइंट है भारत के इतिहास में। इसके बाद देखिए एक से एक नाटक निकल जाते हैं। ये नाटक इन्हीं सब बातों को सामने लाने की कोशिश करता है। शुक्रिया, धन्यवाद।